आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंट्रीब्यूट टेल के अंदर कैरेक्टर को डिस्कस करना, द टेल ऑफ फ्रैंकलिन हम आज पढ़ेंगे। ये थर्ड कैरेक्टर है कंट्रीब्यूट टेल के अंदर। इससे पहले हमने नाइट को देखा, नाइट का बेटा था स्क्वायर, उसको देखा। आज हम फ्रैंकलिन को जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, द कैरेक्टर ऑफ फ्रैंकलिन। तो शुरू करते हैं, फिर हम इसकी डिटेल को देखेंगे। तो फ्रैंकलिन एक वाइट बियर्ड वाला हेल्दी जेंटलमैन है और उसका ब्लशी जो कम्प्लेक्शन इस बात का सबूत है कि वो बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है। और उसका जो है वो बहुत बड़ा हाउस है, कहाँ पे, उसकी लैंड के कंट्री साइड पर मौजूद है। वो एक नोबल पर्सन बनने की प्रिटेंड करता है कि वो एक नोबल पर्सन है। वो होता नहीं है, लेकिन वो बनने की कोशिश करता है कि वो एक नोबल पर्सन है। वो सोशिएबल पर्सन है और नोबेलिटी में रिलेटेड हर चीज़ को वैल्यू देता है। वो अपने इलाके का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुका होता है ना, तो उसे ये उसका ऑनर होता है, लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका होता है, तो उसकी इस वजह से भी कुछ जो लोग हैं वो उसको इज्जत देते हैं। उसे अच्छा खाना खाने और वाइन जो है फ़ाइन वाइन पीने का बहुत शौक होता है। इवन के चौसर कहता है कि वो अपने घर में वाइन की बड़ी क्वालिटी स्टोर रखता है, फूड और वाइन की। वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल है क्योंकि उसकी टेबल पर हर वक्त डिफरेंट किस्म के फूड्स और वाइन मौजूद रहती है। वो सीज़न के हिसाब से अपनी मेन्यूज़ को चेंज कर देता है। चौसर उसके जो पोर्ट्रेट को इस कमेंट के साथ कंप्लीट करता है कि ही इज़ अ वर्दी एंड सबवेजल। स्क्वायर को इंटरप्ट करने के बाद फ्रैंकलिन अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। इन स्टोरी स्क्वायर की जो स्टोरी है उसको ख़त्म होती है ना, उसको रोकता है कि यानी वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो कई जगह पे नामुकम्मल सी स्टोरी थी, लाइक पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे एंड हो रही थी। तो उसको इंटरप्ट करने के बाद फ्रैंकलिन जो है अपनी टेल सुनाता है। तो अब जो फ्रैंकलिन की जो स्टोरी थी, उसके जो करैक्टर थे उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उसकी समरी देखेंगे, फिर एनालिसिस देखेंगे। तो जो करैक्टर थे फ्रैंकलिन की टेल में, वो सबसे पहले जो करैक्टर है वो है आर्वी रेजियस। ठीक है, आर्वी रेजियस एक ब्रेव नाइट है जो कि फ्रांस और ब्रिटनी के सी के किनारे पर रहता है। वो अपने कैस्टल में अपनी वाइफ के साथ रहता है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और फिर वो 2 साल की ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और फिर वापस लौट के भी आता है इन द एंड ऑफ स्टोरी। डोरिजन क्या है कि डोरिजन इस टेल में आर्वी रेजियस नाइट की फेथफुल वाइफ है। वो अपने हस्बैंड से हमेशा लॉयल रहने का प्रॉमिस करती है। वो ब्यूटीफुल होने के साथ साथ अट्रैक्टिव भी है। अब ये जो स्टोरी चौसर ने फ्रैंकलिन की स्टोरी बता कर लिखी है, ये स्टोरी जो है वो एक और स्टोरी से ली गई है। लाइक इसका जो थीम है वो उस स्टोरी से मिलते जुलते हैं। वो स्टोरी कौन सी है? वो स्टोरी एग्जिस्ट करती है, वो स्टोरी है बुक है क्योंकि एक टेल जिसका नाम फुलिकल टू, इससे इंस्पायर्ड है। इसका जो मेन प्लॉट है और इस फ्रैंकलिन स्टोरी में नज़र आता है। इसमें जो आर्वी रिजियस की वाइफ का नाम जेनिसा है और उन दोनों के एक दूसरे का हमेशा रहने का प्रॉमिस ही होता है। मतलब इस स्टोरी में भी वो दोनों एक दूसरे से लॉयल रहने का प्रॉमिस करते हैं और उस स्टोरी में भी वो दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई होती थी। तो इस तरह इसके कुछ कैरेक्टर जो हैं वो स्टोरी के साथ सेम है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट आता है वो है अर्लिस। ये एक दूसरा नाइट है जो बहुत पहले से डोरिजिन को चाहता होता है और उसे शादी करना चाहता होता है। और जब डोरिजिन अकेली होती है तब एक फेस्टिवल में उसे मिलता है। उसने कभी इसे क्या क्या होता है, कभी कभी अपनी मोहब्बत का इज़हार नहीं किया होता कभी भी, लेकिन जब वो फेस्टिवल में उसे मिलता है तो वो उसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है। फिर उसके कहने पे वो क्या करता है कि बैंक ऑफ सी से ब्लैक रॉक उठाने के लिए उसकी हेल्प लेता है। और क्या उसकी ये शर्त होती है, इनके दरमियान एक बेट लगी होती है कि वो अगर जो बैंक ऑफ सी के अंदर रॉक है उसको उठाएगा तो उसको कुछ मिलेगा, ऑफ़र होती है किस चीज़ की। ये आपको स्टोरी के अंदर पता चल जाएगा कि किस चीज़ की ऑफ़र होती है। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो मजिशियन है। अब इसके में अंदर इसका भाई भी है, लेकिन उसका यानी कि किसका भाई, ये अर्लिस का भाई होता है। ये भी एक कैरेक्टर है, लेकिन और कुछ माइनर कैरेक्टर यानी उसकी फ्रेंड्स होती हैं डोरिजिन की, लेकिन वो बहुत माइनर कैरेक्टर हैं। वो कुछ लम्हात के लिए आती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने उनको लिखना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन मैं आपको स्टोरी के अंदर बता दूंगा। अब मजिशियन क्या होता है कि ये वो मजिशियन होता है जिसे अर्लिस ने ब्लैक रॉक हटाने के लिए हायर किया होता है ताकि डोरिजिन अपने हस्बैंड को आता हुआ देख सके। उसके बदले में और इसने इस मजिशियन को हाई अमाउंट ऑफ मनी देने का प्रॉमिस किया होता है। तो ये थे करैक्टर। अब हम इस टेल की जो समरी है उसकी तरफ। फ्रैंकलिन हमें एक नाइट की स्टोरी सुनाता है जिसका नाम आर्वी रेजियस होता है। वो एक यंग लेडी को लव विन करने में कामयाबी होता है। ठीक है, मतलब वो डॉर्जन का लव जो है वो जीतने में कामयाब हो जाता है। दोनों अपने इज़हार मोहब्बत करते हैं, उनकी शादी हो जाती है।
और जो जो नाइट होता है आर्विडेजियस, वो प्रॉमिस करता है कि हमेशा उसका ख्याल रखेगा, उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, जब भी जाएगा वापस लौट के लाजमी आएगा। वो राज़ी हो जाती है और बदले में वो भी वादा करती है कि कभी भी उसको सैड नहीं होने देगी और हमेशा लॉयल रहेगी और हमेशा साथ रहेंगे और किसी को धोखा नहीं देंगे। वो दोनों शादी कर लेते हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ देने का प्रॉमिस करते हैं। वो बर्थ सी के बैंक पर मौजूद एक कास्टल में हैप्पीली रह रहे होते हैं। शादी के 1 साल बाद ही आर्वी रेजिस को वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि उसे आर्मर्स की ट्रेनिंग के लिए 2 ईयर्स के लिए कहाँ पर जाना होता है, इंग्लैंड जाना होता है, ताकि उसकी रेपुटेशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सके, क्योंकि वो ज्वाइन करना चाह रहा था आर्मर्स की ट्रेनिंग को। और वहाँ पे ये था कि जो लोग वहाँ की ट्रेनिंग लेके आते हैं उनको ऑनर्स दिया जाता है, उनकी मज़ीद रेपुटेशन दी जाती है। तो ये चीज़ हासिल करने के लिए वो भी वहाँ से चला गया। अब डोरिजन जो है वो कास्टल में अकेला थी, वो उसको अकेला छोड़ कर जाता है, तो इससे वादा करता है कि जल्दी वापस आएगा। दिन गुजरते जाते हैं, मंथ गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, वो इंतज़ार करती रहती है। मज़ीद डिप्रेस्ड होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अकेला बंदा जो है आपको पता है फिर कैसे रहता है, अकेले बंदे की क्या ज़िंदगी हो जाती है। तो वो तो बिल्कुल अकेली थी। शुरुआत में उसकी फ्रेंड्स को खुश रखने के लिए, टाइम पास करने के लिए उसके साथ रहती थी, ठीक है, उसके साथ आके बैठती थी, ठीक है, गपशप बोलती थी और उसे किनारे पर बैठकर शिप्स को आते जाते देते देखना, उसमें उसका साथ देती थी। लेकिन जो है डोरिजन की एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट हर शिप आती और चली जाती, लेकिन उसको अपने हस्बैंड की कोई खबर ना मिलती थी। वो ज़्यादा एंक्शस हो जाती थी, वो ये सोचती रहती थी कि बैंक ऑफ सी पर खड़े जो लार्ज ब्लैक रॉक हैं, उसे उसके हस्बैंड की शिप के रास्ते में एक हर्डल है, लाइक वो सही से नहीं देख सकती कि उनके पीछे कौन आ रहा है। लाइक हमारी आंख वहाँ तक देख सकती है जहाँ तक जा सकती है, लेकिन वहाँ पे वो देखती है कि वो सामने कुछ शिप्स हैं जिनकी वजह से वो नहीं देख पा रही कि उनके पीछे क्या हो रहा है। तो वो ये समझते थे कि वो जो हर्डल हैं, वो यानी ब्लैक स्टोन उसके लिए, ब्लैक रॉक उसके लिए क्या है, एक हर्डल है, कि वो उसको शिप्स में एक रास्ते में एक हर्डल है, वो देख नहीं सकती। स्प्रिंग के खुशगवार दिन में उसकी दोस्तें जो हैं एक ग्रैंड फीस्ट को ऑर्गेनाइज़ करती हैं, एक दावत का एहतमाम करती हैं, ताकि जो डोरजन है वो कुछ देर रिलैक्स हो सके, वो अपनी अपनी जो गम है, अपनी जो साइड लाइफ है, वो अपना जो एक उसका फ्लॉ चल रहा है उससे निकल आए और कुछ देर अच्छा फील कर ले और डोरजन इससे इंटरटेन हो सके। लेकिन डोरजन की आइज़ सिर्फ आर्वी रिजेस के इंतज़ार में होती हैं, जो उससे क्या करता होता है, पैशनेटली लव करता होता है और उसके लिए ही, मतलब अपनी रेपुटेशन और अपनी फैमिली के लिए ही वहाँ से गया होता है। उस फीस्ट में उसे आर्विलियस मिलता है, जो कि एक नाइट होता है और बहुत लंबे अरसे से उससे वन साइडेड लव करता होता है। लेकिन उसने कभी भी जो है डोरिजन के सामने अपना इजहार नहीं किया होता था, एक्सप्रेस नहीं किया। उससे मुलाकात के बाद आर्वेलियस उसे अपने लव के बारे में बताता है। अब लव तो उसका प्योर था, सच्चा था, लेकिन उसने लेट कर दी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि डोरिजन उस वक्त कब किसी की और हो चुकी थी। तो डोरिजन क्या करती है कि वो सब सुनकर गुस्सा होती है और उसके लव से डिनाई कर देती है और कहती है कि वो अपने हस्बैंड को बिट्रे नहीं कर सकती, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और उससे जो है वो इस बात पर गुस्सा होता है कि तुम एक मैरिड वूमन को जो है वो सड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। डोरजन उसके साथ फ़न करने के लिए डिसाइड करती है। कुछ देर बाद ना वो अपना लाइक बातें शातें होती हैं और उसका लाइक लव टेस्ट चेक करना चाह रहे होते हैं कि कितना लव करता है। तो वो ना उसके साथ एक फ़न करने की डिसाइड करती है। उसे कहते हैं कि अगर वो ना उन बड़े ब्लैक रॉक को वहाँ से हटाने के लिए मेथड बताएगा तो फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम रहने को तैयार हूँ, लाइक तुम्हारे साथ छोड़ने को तैयार हूँ। ऑरेलियस जो है वो एक इम्पॉसिबल टास्क के तौर पर ज्यूम करता है और वहाँ से छोड़कर जाता रहता है, जिस पर डॉर्जन कहती है कि आया बड़ा। इवेंचुअली ऑरेलियस के ब्रदर को इस बात का पता चलता है। अब ये ब्रदर जो है वो एक नया करेक्टर, उसका नाम नहीं बताया गया, लेकिन बस ब्रदर एज ब्रदर यूज़ किया गया है। तो उसे एक मैजिशियन फ्रेंड के पास ऑर्लियंस में जाने को कहता है, जो ये जानता होगा कि रोग कैसे हटाया जाए। ठीक है, अब जो है वो जो ब्रदर है उसका, वो ये सोच रहा होता है कि मेरे भाई का, वो जानता था कि मेरे भाई का लव कैसा है, वो प्योर है और वो उसे वाकई हासिल करना चाहता होता है। अब उसका जो भाई होता है वो तो उसको इम्पॉसिबल टास्क लेकर बैठ जाता है, लेकिन उसका जो रिलीज जो है वो इम्पॉसिबल टास्क लेकर बैठ जाता है, लेकिन जो उसका भाई होता है वो उसको इनकरेज करता है कि यू कैन डू इट, और किसी मजिशियन के पास जाओ, और वो मजिशियन का नाम बताता है और वो कहता है कि ऑरलॉन्ड में चले जाओ, वहाँ पे एक मजिशियन को जानता हूँ, वो रोग को हटाना जानता है। अब ऑरेलियस इस मजिशियन के पास जाकर सारी बताता है और इस टास्क को कंप्लीट करने पर उसे हाईली पेमेंट का भी प्रॉमिस करता है। अब मजिशियन जानता था कि जो टास्क जो दिया है वो किसी भी जादू के या किसी भी मैजिक के ज़रिए उन रोग को नहीं हटाया जा सकता।
लेकिन वो कुछ थोड़ा बहुत जो है वो रियलिस्टिक बंदा भी था, मटेरियलिस्टिक बंदा भी था। वो ये जानता था कि कुछ दिन ऐसे आते हैं साल में जब समुंदर में पानी का बहाव बढ़ जाता है और पानी बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से उन वेव्स के पीछे वो कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए जो है वो रोक छुप जाती हैं। तो वो उसको ये बात नहीं बताता, उसको तो बताता है कि मैं अपनी मर्जी के ज़रिए करूँगा, क्योंकि वो पैसे जो है वो कमाना चाह रहा था, थोड़ा ग्रीडी लालच हो गया था। तो वो उन डेज़ का हिसाब करता है और कहता है कि ऐसे कुछ दिन आने वाले हैं और जिसमें जो होगा मैं अपना जादू करूँगा और वो रोक छुप जाएंगी, तुम जाकर वो इन दिन को हिसाब करता है और फिर वो उससे बताता है। अब मजिशियन जो है वो सिर्फ प्रोटेंड करता है कि उसे उसका सीक्रेट मालूम है, लेकिन असल में वो सिर्फ उस दिन की कैलकुलेशन करता है जिस दिन वो सी में हाई टाइड्स आती हैं, जिनके पीछे जाकर वो रॉक्स जो हैं कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ डेज़ के लिए वो वैनिश्ड हो जाती हैं। वो आर्वेलियस को स्पेसिफिक डे बताता है कि वो जाकर डॉर्जिन से कहे कि कोस्ट लाइन के विंडो से वो रॉक्स को वैनिश्ड होते हुए देख सकती है। लाइन जहाँ पे वो रहती होती है ना हट में, तो उसकी विंडो से वो देख सकती है कि वो उस स्टेज पे आके कि वो किस तरह रॉक को जो है वो वैनिश कर देगा। अब मैजिशियन उसको बताता है कि मैं कर दूंगा, लेकिन ये तो पानी या वेव्स की वजह से होने वाला होता है, जबकि रॉक सिर्फ हाई वेव्स ऑफ वाटर के पीछे होती हैं, ना कि कहीं गायब होती हैं। और विलियस जाता है और डोरिजन को स्पेशल डे के बारे में बताता है जब रॉक्स वैनिश्ड होंगी। डोरिजन ये सुनकर क्या होती है, गुस्सा हो जाती हैं और वह सैड भी हो जाती हैं, परेशान भी हो जाती हैं कि उसने तो कहा था कि ये नामुमकिन है। तो उसको कभी भी मतलब कि ना, मतलब उसकी जान भी छूट जाएगी यार विलियस से, कभी विलियस कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएगा क्योंकि ये कभी होने वाला नहीं था। लेकिन अब ये वो कर रहा है तो वो परेशान हो जाते हैं कि उसने ये कितनी बड़ी गलती कर दी। अब वो सोचती है कि उसे अब अर्विलियस के साथ सोना पड़ेगा। बहुत सारी स्टोरी सुन रखी थी जिसमें क्या होता है कि जो हॉनरेबल वुमेन्स होती हैं वो सुसाइड कर लेती हैं क्योंकि उनको अपने हस्बैंड के अलावा किसी और के साथ नाइट्स पढ़ने के लिए, स्पेंड करने के लिए फोर्स किया जाता था। और वो इस चीज़ को बहुत बैड समझती हैं, ठीक है कि एक, और वो क्योंकि वो फोर्स किया जाता है ना, वो उसकी अपनी डिज़ायर तो नहीं थी, लेकिन उसने बेट लगा रखी थी और उसे अपना प्रॉमिस पूरा करना था, और प्रॉमिस अगर पूरा हो जाता तो उसका हॉनर जो है वो ख़त्म हो जाता। तो वो इस चीज़ को लेकर बड़ा परेशान थी। उसे इस बैड डील की वजह से अपनी बॉडी या अपना हॉनर दोनों में से किसी एक को फिनिश करना था। अब फिर क्या होता है कि अभी उसकी एक सिचुएशन चल रही होती है कि उसका हस्बैंड वापस आ जाता है। अब वो जब वापस आता है आर्विलियस, तो डॉर्जन उसको सब कुछ, पहले तो परेशान होती है तो वो पूछता है क्या बात, फिर वो उसको सब कुछ साफ साफ बता देती है। आर्विलियस जो है वो उसे कहता है कि आर्विलियस के पास चले जाओ, ऑरिलियस के पास चल जाओ और अपना प्रॉमिस पूरा करो, क्योंकि प्रॉमिस पूरा करना जो है वो ही एक इंसान का ऑनर होता है। बाकी रही बात तुम्हारा ऑनर जो है, तुम कभी भी गिल्ट फील ना करना, मैं तुम्हारे ऑनर को मैं प्रोटेक्ट करूँगा और तुम जाओ इस प्रॉब्लम से निकलो, इस सिचुएशन से निकलो। डोरिजन इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए ऑर्लियस के पास जाती है। ऑर्लियस जो है करेक्टर वाइज बुरा पर्सन नहीं होता, लेकिन वो अपनी लव की वजह से जो है वो ये फील कर रहा होता है, लाइक उस डोरिजन को पाने की कोशिश कर रहा होता है अपनी लव की वजह से, लेकिन वो मीनवाइल खुद बुरा इंसान नहीं होता। और ऑर्लियस को जब ये पता चलता है कि उसके जो हस्बैंड है उसने उसको परमिशन दी है कि जाओ तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो, तो वो क्या करता है कि वो क्या करता है, वो डोरिजन को इस कंडीशन से फ्री कर देता है। उसे कहता है कि एक लाइन बोलता है, अ स्क्वायर कैन बी एज हॉनरेबल एज नाइट, ठीक है। अब ऑर्लियस के इसके बाद मजिशियन को पे करने जाता है, क्योंकि मजिशियन को तो वो कहता है पे करना ही होता है। तो जब मजिशियन को सारी स्टोरी सुनाता है तो वो भी उसको इसकी डेप्थ से क्या कहता है, फॉरगिव कर देता है, उसको उसके पैसे माफ़ कर देता है और उससे पैसे लेने से मना कर देता है। वो भी अपने आप को एक हॉनरेबल शो करवाना चाहता है। फ्रैंकलिन इस क्वेश्चन के साथ स्टोरी की एंडिंग करता है कि दैट हु दे थिंक वाज मोस्ट हॉनरेबल, लाइक उनमें से ज़्यादा हॉनरेबल पर्सन कौन था जो चीज़ें कर रहा था। मैजिशियन था, और अरेलियस था, डॉर्जन था, डॉर्जन थी, या उसका शौहर था आर्वेजियस। उनमें से ज़्यादा हॉनरेबल पर्सन कौन था? मेरे ख्याल से आर्वेजियस था, बट आप देख लें कि उनमें से ज़्यादा कौन था, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि उनमें से ज़्यादा हॉनरेबल पर्सन कौन था। अब अगर हम थीम की बात करें जो इस फ्रैंकलिन्स की टेल में यूज़ हुए हैं, तो लव एंड मैरिज का फर्स्ट थीम है। लव इज़ द की थीम इन दिस टेल। फ्रैंकलिन तमाम पिलग्रिम्स में वो पहला पर्सन था जिसने जो है मैरिशियल रिलेशंस को इक्वलिटी पर बेस बनाकर प्रोटेक्ट किया। इस टेल में मैरिड कपल ने इक्वल राइट्स और जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया, ठीक है, अपनी लाइफ को गुजारने का फ़ैसला किया। दोनों जो हैं एक दूसरे में फ़र्क नहीं करते थे, दे आर टू मच इन लव विद ईच अदर। फ्रैंकलिन ने ऑडियंस को जो अटेंशन है उनको अपनी तरफ करने के लिए जो है क्या किया है कि परफेक्ट और मैरिड कपल जो है वो बनाया है,
ठीक है, जो अपने साथ एक दूसरे के साथ परमानेंट रहते थे, परमानेंट रहने के लिए उन्होंने एक साथ कस्में खाई, ठीक है, और फिर वही भी और एक हर तरह की सिचुएशन में एक दूसरे का साथ दिया। तो इस तरह का इसने कपल परफेक्ट कपल बनाया है। अब ओरिजिन स्टैंड फॉर आइडियलिटी, इसके लिए जो कर्टली लव था यानी अरेलियस का और अर्वेजिस के साथ के थ्रू प्रेजेंट किया गया है कि कैसे दोनों में अपने लव को पैशनेट है, ठीक है, या लाइक वो अपने लव के साथ किस तरह लॉयल है, ठीक है, और वो और आल्दो उसके प्यार की कदर करती है बट वो कुछ कर नहीं सकती अरेलियस के प्यार की। तो वो एक बेट लगा के लाइक कहती है कि शायद मैं कुछ फ़र्क कर पाऊँ। तो इस तरह फिर एक खुद भी एक सिचुएशन का शिकार हो जाती है और अपने जो है वो शौहर की मोहब्बत को वो बिट्रे नहीं करना चाहती होती। उसमें जो सेकंड कैरेक्टर है, सेकंड थीम है, वो है हॉनर। डॉर्जन्स कैरेक्टर सिंबलाइज फेथफुल, ट्रूथ, हॉनर, जेंटलनेस। इसमें हॉनर का मतलब कैरेक्टर्स के लिए डिफरेंट था, लेकिन कोई भी किसी कॉस्ट पर अपनी हॉनर डिग्निटी को लूज़ नहीं करना चाहता था। डॉर्जन के लिए हॉनर ये था कि वो अपने हस्बैंड के साथ लॉयल रहे, कभी उसे धोखा ना दे, ठीक है, और जबकि अर्विजियस के लिए हॉनर ये था कि डॉर्जन का प्रॉमिस ना टूट जाए, ताकि वो कभी भी लाइक उसका प्रॉमिस टूट जाता तो वो कभी भी सर उठाने के काबिल ना होती सोसाइटी में और लोगों के सामने और अपने शौहर के सामने इवन, और सब उसे जो है वो दगाबाज कहते, तो वो उसका ऑनर ख़त्म हो जाना था। और जो कि क्या होता है कि उसकी जो डिग्निटी जो है वो कम ना हो, रिस्पेक्ट कम ना हो। लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने डॉर्जन को जो है वो टेप्टस और सेल्फिश भी कहा है, क्योंकि उसने रिलीजियस की जो ट्रू लव है उसे फ़ायदा उठाते हुए डॉग्स को उठाने का काम किया दिया था, ताकि वो अपने शौहर के लिए वो लालची हो गई थी। लेकिन ये एक तरह का जो है वो पैशनेट लव भी है। अब इसका एनालिसिस देखें तो चौसर ने ये स्टोरी जो है वो बिकैकियो की टेल्स डिसेमरॉन से ली है, उससे मिलती जुलती है। उसमें नरेटर ने रोमांस, लव, मैरिज, हॉनर, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, ट्रूथ, इन एलिमेंट्स को है वो जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जैसी थीम्स का यूज़ किया है। टेल हमें दूसरे कपल्स में होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने का तरीका बताती है। डॉर्जन और एल्वेजियस एक हैप्पी कपल के तौर पर प्रेजेंट किए गए हैं। इस टेल में जो है वो ट्रुथी वर्ड बहुत दफ़ा यूज़ हुआ है, जिसका मतलब ट्रुथ है, या फिर फिडिलिटी यानी किसी के कहे पर कायम रहना, क्योंकि डॉर्जन जो है वो हमेशा लॉयल रहने का प्रॉमिस किया था और वो अपने कहे पे वर्ड पर कायम रहना चाहती थी। और इससे प्रॉमिस वो प्रॉमिस था जो उसने ऑरेलियस से किया था। ऑरेलियस को ज़्यादा जेंडरस इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि दूसरे आदमी की वाइफ के साथ सेक्स की डिज़ायर एक नोबल मैन की निशानी नहीं हो सकती। लेकिन आर्वेजियस की नोबलिटी को देखकर उसने अपनी मिस्टेक्स को कंपनसेशंस किया था और ट्रिजन की तमाम जो ऑब्लिगेशंस से उसको फ्री कर दिया था। दूसरी तरफ डोरिजन भी इस कैटेगरी पे पूरी नहीं होती थी, क्योंकि उसने रिलीजियस की मोहब्बत का जोक बनाया और मजाक बनाया और एक टफ टास्क दिया जो कि कभी पूरा नहीं हो सकता था, और वो टेस्ट करना चाह रही थी उसकी मोहब्बत को, और वो एक पॉसिबल किस्म की कंडीशन पूरी करने के लिए कह दिया और ख़ुद भी उससे सेक्स की ऑफ़र करके अपने हॉनर को किसी हद तक ख़त्म कर दिया। सो फाइनली वी कैन से दैट अर्विरेजियस वाज कंप्लीटेड द क्वालिटी ऑफ हॉनर। अर्विरेजियस ने अपनी वाइफ की प्रॉमिस की वजह से किसी दूसरे के पास जाने दिया, लाइक उसका ऑनर ना ख़त्म हो और वो जो है एक नोबल वुमेन के तौर पर रह सके और सोसाइटी में उसका वक़ार कायम रहे कि उसने अपना जो वादा पूरा किया था और वो जो है वो ख़ुद भी जीने के काबिल हो। तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि तुम ये अपना वादा पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। तो ये थी फ्रैंकलिन की टेल, जिसमें हमने उसकी स्टोरी को देखा, उसके थीम्स को देखे, और उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।